हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है वर्नलाइजेशन या बसंतीकरण। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी फोटो पीरियोडिज्म या दीप्तिकालिता के बारे में। फोटो पीरियोडिज्म मीन्स पौधों को फ्लावरिंग के लिए एक पर्टिकुलर डे टाइम और डार्क पीरियड की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से वर्नलाइजेशन में पौधों को फ्लावरिंग के लिए एक बहुत ही चिल्ड एनवायरनमेंट या कोल्ड एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। इसी वर्नलाइजेशन या बसंतीकरण के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। Vernalization. It is the induction of a plant's flowering process by exposure to the prolonged cold of winter or by artificial equivalent. बसंतीकरण का मतलब हुआ कि किसी भी पौधे में फ्लावरिंग या रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले उस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट या विंटर में रखा जाए या आर्टिफिशियली हम कोल्ड एनवायरनमेंट में रखें, तभी उसके अंदर फ्लावरिंग हो सकती है। इस प्रक्रिया को हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। Many plants do not come to flower before they experience a low temperature. बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जिनमें जब तक वो एक विंटर सीजन से नहीं गुजर जाते, मीन्स जिनके अंदर कोल्ड के साथ एक्सपोजर नहीं होता है, तब तक उनके अंदर फ्लावरिंग शुरू नहीं हो सकती है। These plants remain vegetative during the warm season, receive a low temperature during winter, grow further and then bear flowers and fruits. इस प्रकार के जो भी पौधे हैं उनके अंदर गर्मियों में सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स कायिक वृद्धि होती है, और सर्दियों में या विंटर में ये लो टेम्परेचर रिसीव करते हैं, मीन्स इन पौधों को बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर या चिलिंग ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इसके बाद ही इनके अंदर फ्लावर्स या फ्रूट का निर्माण होता है। सो रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इन ऑटम। इसीलिए ये जो रिक्वायरमेंट है पौधों की कि इनमें जब तक एक कोल्ड या विंटर सीजन से नहीं निकल जाते ये पौधे, जब तक इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये हमारे पौधों में ऑटम या पतझड़ के मौसम में रिप्रोडक्शन को रोकने का काम करते हैं। क्योंकि जो पतझड़ का मौसम है उसमें कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है, तो रिप्रोडक्शन को रोका जा सकता है और ये पौधे एक चिलिंग ट्रीटमेंट या विंटर सीजन के बाद ही फ्लावरिंग या रिप्रोडक्शन करते हैं। It was found by Lysenko in 1928, a Russian worker, that the cold requiring annual or biennial plants can be made to flower in one growing season by providing low temperature treatment to young plants or moistened seed. लाइसेंको ने 1928 में ये कहा या उन्होंने इस पे वर्क किया कि किसी भी एक वर्षीय या बहुवर्षीय पौधे में जब तक लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है इन पौधों को, तब तक इनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है। और ये जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है, मीन्स इनके जो विंटर या बहुत ही कम टेम्परेचर में ये पौधे रहते हैं, ये यंग प्लांट्स या फिर मॉइस्चर्ड सीड, यानी कि जब हमारा प्लांट बीज अवस्था में ही है, मतलब सीड के अंदर ही एम्ब्रियो सिचुएटेड है, और तब उसको चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाए, तब भी वो फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। He called the effect of this chilling treatment as vernalization, और इन्होंने इस चिलिंग ट्रीटमेंट को वर्नलाइजेशन या बसंतीकरण का नाम दिया। मीन्स इस प्रकार के जो पौधे हैं इनमें अगर सीड है जो कि मॉइस्चर्ड है, जिसके अंदर इम्बिबिशन ऑफ वाटर हो चुका है और सीड जर्मिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार है या जर्मिनेशन शुरू हो गया है, उस पौधे को या फिर यंग पौधे को चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाए या एक विंटर सीजन से ये पौधे निकल जाएं, तो ये इनके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है और इस चिलिंग ट्रीटमेंट को
वर्नलाइजेशन कहा जाता है। Vernalization is therefore a process of shortening of the juvenile or vegetative phase and hastening flowering by a previous cold treatment। मीन्स वर्नलाइजेशन की जो प्रक्रिया हुई वो वेजिटेटिव ग्रोथ को कम करने और फ्लावरिंग को बढ़ावा देने वाला कोल्ड ट्रीटमेंट है। यहाँ हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड, ये जो चिलिंग ट्रीटमेंट है या फिर कोल्ड ट्रीटमेंट पौधों को दिया जाता है वो अर्ली स्टेज में दिया जाता है। और लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो सीड को ट्रीटमेंट दिया जाए वो मॉइस्चर्ड हो, उसके अंदर नमी हो, या फिर स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अगर थोड़ा सा जो जर्मिनेट हो रहा है, स्टार्ट ही हुआ है जर्मिनेशन, उस सीड को अगर चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाए, चिल्ड फॉर अ मंथ एट 5 डिग्री सेल्सियस, प्लांटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इसके अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी। मीन्स जब सीड जर्मिनेशन शुरू कर रहा है उस वक्त इसको अगर 1 महीने के लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाए, मीन्स इतने कम टेम्परेचर पर चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाए और नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर में इसका प्लांटेशन कर दिया जाए, तो जब ये पौधा बड़ा होता है तो इसके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है। और अगर नो चिलिंग, प्लांटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट, अगर इन सीड्स को चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं दिया गया या फिर ये कोल्ड टेम्परेचर से नहीं गुजरते हैं तो इन पौधों के अंदर बड़े होने पर फ्लावरिंग नहीं होती है। साइट ऑफ वर्नलाइजेशन। अब ये जो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस है पौधे के किस पार्ट में होता है? द स्टिमुलस ऑफ वर्नलाइजेशन इज परसीव्ड ओनली बाय द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ये जो वर्नलाइजेशन की जो है वो हमारे डिवाइडिंग सेल्स या मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, जैसे कि शूट टिप हो, चाहे एम्ब्रियो टिप्स हो, रूट एपेक्स या डेवलपिंग लीव्स। कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनके अंदर डिवीजन हो रहा है वो वर्नलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस है उसके अंदर चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से वर्नलिन एक जो हार्मोन है या एक बायोकेमिकल सब्सटेंस है वो बनता है, जो कि हमारी फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है या बढ़ावा देता है। ये लीफ प्राइमोर्डिया से ट्रांसफ़र होकर के फ्लावर टिप तक पहुंचता है, एपिकल टिप तक पहुंचता है, जहां पर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्नलाइजेशन। अब अगर हमें बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन करना है तो क्या क्या रिक्वायर्ड है? पहला है लो टेम्परेचर। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में ही समझा कि किसी भी प्लांट को चिलिंग ट्रीटमेंट मीन्स बहुत कम तापमान पर रखा जाता है तो वो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। तो लो टेम्परेचर इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर वर्नलाइजेशन इज यूजुअली 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स इतने कम तापमान की आवश्यकता होती है किसी भी पौधे को वर्नलाइज करने के लिए। इट इज़ 3 to 17 डिग्री सेंटीग्रेड इन केस ऑफ बाइनियल हैनबेन। हैनबेन प्लांट के लिए अगर 3 से 17 डिग्री के टेम्परेचर पर भी रखा जाए तो इसमें वर्नलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है और इस पौधे में फ्लावरिंग हो जाएगी। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट should not be immediately followed by very high temperature about 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमने किसी भी पौधे में वर्नलाइजेशन का प्रोसेस किया है, कोल्ड ट्रीटमेंट दिया है, तो सबसे ज़रूरी है कि कोल्ड ट्रीटमेंट के जस्ट बाद में इस सीड या प्लांट को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं मिलना चाहिए। अदरवाइज द इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन इज लॉस्ट एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डीवर्नलाइजेशन। जैसा कि हमने कहा कि पौधे को या एम्ब्रियो को जब कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। एक बार पौधे या सीड में वर्नलाइजेशन हो गया, उसके बाद तुरंत बाद अगर उसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर
मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाए तो उसके अंदर जो वर्नलाइजेशन का इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है और इस प्रोसेस को डीवर्नलाइजेशन कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वर्नलाइजेशन के प्रोसेस में टेम्परेचर को लो रखा जाए, बहुत ही कम, और जो लो ट्रीटमेंट हमने दिया है, कोल्ड ट्रीटमेंट जो दिया है, उसके जस्ट बाद में इसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर एक्सपोज नहीं करना चाहिए। सेकंड है पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। पहले तो बात हुई टेम्परेचर की, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 से 5 डिग्री के बीच में। अब हम बात करते हैं कि ये जो कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसका ड्यूरेशन कितना हो। इट वेरीज फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज। अब ये प्लांट्स पर डिपेंड करता है, अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ में हमारे जो पौधों को अलग अलग टाइम पीरियड की आवश्यकता होती है, तो ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक का हो सकता है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जैसा कि हमने कहा कि वर्नलाइजेशन ज़्यादातर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उन पर ही इफ़ेक्टिव होता है, जैसे कि एम्ब्रियो हो, चाहे रूट टिप, शूट टिप या जो हमारी लीफ है वहाँ पर। तो वर्नलाइजेशन डज नॉट अकर इन ड्राई सीड्स। तो डिवाइडिंग सेल्स जहाँ जहाँ हैं वहीं वर्नलाइजेशन होगा, और अगर हमें सीड का ट्रीटमेंट देना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो सीड्स ड्राई नहीं होने चाहिए। द सीड्स मस्ट बी जर्मिनेटेड सो दैट दे कंटेन एन एक्टिव एम्ब्रियो। तो जो जर्मिनेटेड सीड्स हैं, जिनका अंकुरण हो चुका है, ऐसे सीड्स को अगर कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाए तभी वर्नलाइजेशन इफेक्टिव होगा। For this, the seeds are moistened before exposing them to low temperature। और इसीलिए जब भी सीड्स को हम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके पहले उनको नमी प्रदान की जाती है, मीन्स उन सीड्स को गीला किया जाता है। इन होल प्लांट्स एन एक्टिव मेरिस्टेम इज़ रिक्वायर्ड। और ये तो बात हुई सीड्स की, लेकिन अगर किसी पौधे को हम कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं या वर्नलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसके अंदर एक्टिव मेरिस्टेम का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है वाटर। प्रॉपर प्रोटोप्लाज्मिक हाइड्रेशन इज मस्ट फॉर परसीविंग द स्टिमुलस ऑफ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन के लिए जो भी स्टिमुलस बनता है, जो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि उस सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक हाइड्रेशन पूरा हो, मीन्स वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स ड्राई सीड या जो ड्राई प्लांट पार्ट्स हैं उनके अंदर वर्नलाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रॉपर नरिशमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें वर्नलाइजेशन के समय रिक्वायर्ड हैं। मैकेनिज्म ऑफ वर्नलाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या रिएक्शन होती है पौधों के अंदर कि चिल्ड ट्रीटमेंट पौधों को देने पर उनके अंदर फ्लावरिंग प्रमोट होती है, क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में पढ़ते हैं। The stimulus received by the actively dividing cells of shoots or embryo tip travels to all parts of the plants and prepare it to flower। ऐसा माना जाता है या ऐसा है कि प्लांट्स को जब कोल्ड ट्रीटमेंट या चिल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो उसके अंदर कोई स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है जो कि डिवाइडिंग सेल, जैसे कि एम्ब्रियो टिप हो या शूट टिप हो, वहाँ से पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वो पूरे प्लांट को फ्लावरिंग के लिए प्रिपेयर करता है। द स्टिमुलस हैज़ बीन नेम्ड एज वर्नलिन। तो ये जो स्टिमुलस है जो बसंतीकरण के परिणाम स्वरूप यानी कि चिल्ड ट्रीटमेंट के परिणाम स्वरूप बनता है, उसे वर्नलिन नाम दिया गया है और ये हमारे प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए प्रमोट करता है। इट कैन बी पास्ड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर थ्रू ग्राफ्टिंग इन केस ऑफ हैंडबेन बट नॉट इन अदर्स। जैसा कि हमने फोटोपीरियोडिज्म या दीप्तिकालिता के अंदर देखा था
कि वहाँ पर फ्लोरिजीन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था दीप्तिकालिता के इफ़ेक्ट के लिए, और उसे हम ग्राफ्टिंग के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन से वर्नेलिन बनता है, ये वर्नेलिन भी ग्राफ्टिंग के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पहुँच सकता है, सिर्फ हैनबेन प्लांट के केस में। लेकिन जो बाकी प्लांट्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। मीन्स अगर बाकी हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि एक पौधा है, उसको हमने वर्नलाइज्ड किया, मीन्स इस पौधे को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया गया, और दूसरा पौधा है अनवर्नलाइज्ड, यानी कि ये जो पौधा है इसको कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं मिला है। अब इन दोनों पौधों की ग्राफ्टिंग कर दी जाए तो दोनों ही पौधों में फ्लावरिंग हो जाती है। ऐसा होगा सिर्फ हैनबेन के केस में, लेकिन अगर बाकी किसी स्पीशीज़ के प्लांट में हम इस तरीके से ग्राफ्टिंग करते हैं तो इस तरीके के रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। सिर्फ वर्नलाइज्ड पौधे में ही फ्लावरिंग होगी, अनवर्नलाइज्ड पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है। However, the chemical has not been separated. In some plants, cold treatment can be replaced by जिब्रेलिन्स, और ये जो वर्नेलिन है बायोकेमिकली अभी सेपरेट नहीं किया जा सका है, और कुछ पौधों में वर्नलाइजेशन के इफ़ेक्ट की तरह का ही इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है अगर हम इसको जिब्रेलिन प्रोवाइड करें। मीन्स जो जिब्रेलिन हमारा ग्रोथ हार्मोन है या ग्रोथ रेगुलेटर है, वो हमारे वर्नलाइजेशन को रिप्लेस कर सकता है। मीन्स अगर किसी पौधे को कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है तो अगर उसमें जिब्रेलिन का स्प्रे कर दिया जाए तो उसमें भी फ्लावरिंग देखी जा सकती है। वर्नलाइजेशन प्रिपेयर्स द प्लांट टू फ्लावर। The induction of flowering depends upon the presence of other favorable conditions. हमने अभी कहा कि पौधों को अर्ली स्टेज में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अगर चिल्ड एनवायरनमेंट दिया जाए या कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाए तो उनके अंदर फ्लावरिंग होती है। लेकिन ये जो फ्लावरिंग है सिर्फ बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन पे डिपेंड नहीं करती है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं या फेवरेबल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से फ्लावरिंग हो पाती है। ऐसा ही एक फैक्टर है फोटोपीरियडिज्म, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। फोटोपीरियडिज्म हाउएवर not only prepares the plant to flower but also brings about flowering. फोटोपीरियडिज्म पौधे को तैयार करता है फ्लावरिंग के लिए और उसके अंदर फ्लावरिंग का कॉज भी होता है। Thus, henbane is a long day plant which also requires cold treatment, और henbane जो कि एक बाइनियल प्लांट है वो एक लॉन्ग डे प्लांट है। मीन्स ऐसे पौधों को कम से कम 14 से लेकर 18 घंटे की डे लाइट प्रोवाइड करवाई जाए और एक शॉर्ट डार्क पीरियड में रखा जाए, तभी इसके अंदर फ्लावरिंग हो सकती है। इस फोटोपीरियडिज्म या दीप्तिकालिता के अतिरिक्त इसमें कोल्ड ट्रीटमेंट भी रिक्वायर है। अनलेस एंड अनटिल बोथ आर प्रोवाइडेड द प्लांट विल नॉट कम टू फ्लावर। मीन्स अगर दोनों ही ट्रीटमेंट मिलेंगे पौधे को तभी उसके अंदर फ्लावरिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्लांट है इसके अंदर चिलिंग ट्रीटमेंट दिया गया। इस चिलिंग ट्रीटमेंट से वर्नलिन का निर्माण हुआ, और चूंकि ये लॉन्ग डे प्लांट है और इसको अगर लंबे समय तक डे लाइट प्रोवाइड की गई और एक शॉर्ट पीरियड का डार्क पीरियड दिया गया तो इसके अंदर दीप्तिकालिता के परिणाम स्वरूप फ्लोरिजीन का निर्माण हुआ। मीन्स वर्नलिन और फ्लोरिजीन दोनों ही फैक्टर्स इस प्लांट में आते हैं, तब ये जो हैं ये हार्मोन्स ये हमारे शूट टिप तक पहुंच करके इस पौधे में फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ हैनबेन के अंदर अगर कोई नहीं बन पाती है, मीन्स या तो प्रॉपर जो हमारा फोटो पीरियड है वो नहीं मिलता है तो फ्लोरिजीन नहीं मिलेगा, और अगर प्रॉपर चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं मिला है तो वर्नलिन का निर्माण नहीं होगा। इनमें से कोई भी केस में अगर कमी रह जाती है तो इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है। मीन्स दोनों ही इसके लिए बहुत आवश्यक है। और अगर ऐसे पौधे को चिलिंग ट्रीटमेंट के बाद हाई टेम्परेचर पे रख दिया जाए तो डीवर्नलाइजेशन हो जाता है, और अगर डीवर्नलाइजेशन हो गया
तो भी इस पौधे के अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्नलाइजेशन की। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला फैकल्टेटिव वर्नलाइजेशन मीन्स वैकल्पिक है। फ्लावरिंग विल अपीयर अर्लियर वंस एक्सपोज टू लो टेम्परेचर लाइक विंटर एनुअल ट्रिटिकेल। यहाँ पर फैकल्टेटिव वर्नलाइजेशन मीन्स ऐसे पौधे जिसको अगर चिल्ड ट्रीटमेंट मिलता है तो इसके अंदर फ्लावरिंग प्रमोट हो जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि चिल्ड ट्रीटमेंट मिले तभी इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। दूसरे टाइप के हमारे प्लांट्स होते हैं जो कि ऑब्लिगेट वर्नलाइजेशन वाले हैं, मीन्स मस्ट एक्सपोज टू लो टेम्परेचर टू अ डिजायर्ड पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर ये जो पौधे हैं जैसे कि कैबेज है, इसका एग्जाम्पल है, इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि फ्लावरिंग के लिए इन पौधों को लो टेम्परेचर से एक्सपोज होना ही पड़ेगा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। मीन्स यहाँ पर ऑब्लिगेट मीन्स इट मस्ट एक्सपोज। यहाँ पर वर्नलाइजेशन के लिए जो चिलिंग ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल कंपलसरी है, तभी फ्लावरिंग होगी। फैकल्टेटिव में अगर चिलिंग ट्रीटमेंट मिला तो बेटर, अगर नहीं मिला तब भी ये फ्लावरिंग करते हैं। मीन्स यहाँ पर ये फैकल्टेटिव है, मीन्स वैकल्पिक है, चिलिंग ट्रीटमेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी। लेकिन ऑब्लिगेट जो प्लांट्स हैं उसके अंदर वर्नलाइजेशन अत्यावश्यक है। तो वर्नलाइजेशन की आवश्यकता के आधार पर ये दो प्रकार के हो गए। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्नलाइजेशन की। फर्स्ट, वर्नलाइजेशन कैन हेल्प इन shortening of the juvenile or vegetative period of plant and bring about early flowering। मीन्स वर्नलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा मीन्स किसी भी पौधे को चिलिंग ट्रीटमेंट देने के बाद हम इसकी वेजिटेटिव जो ग्रोथ हो रही है उस टाइम पीरियड को कम कर सकते हैं और पौधों में अर्ली फ्लावरिंग की जा सकती है। It is not only applicable to temperate plant but also to some tropical plants like wheat, rice, millet and cotton। और अगर हमें पौधों में जल्दी फ्लावरिंग करके जल्दी ही क्रॉप लेनी है तो हम इसको चिलिंग ट्रीटमेंट दे करके या मीन्स पौधों को वर्नलाइज करके जल्दी फ्लावरिंग करवा सकते हैं। इट इंक्रीजेज ईल्ड, इससे हमारी जो ईल्ड है वर्नलाइजेशन की प्रोसेस के बाद फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और ईल्ड जो हमारी जो रिजल्ट है क्रॉप है वो अच्छी मिलती है। रेसिस्टेंस ऑफ कोल्ड एंड डिजीजेस, वर्नलाइज्ड जो हमारे प्लांट हैं वो कोल्ड और डिजीजेस के प्रति रेसिस्टेंट भी होते हैं। कैर्नल रिंकल्स ऑफ ट्रिटिकेल कैन बी रिमूव्ड बाय वर्नलाइजेशन। ये जो हमारे ट्रिटिकेल हैं जो ट्रिटिकम और सिकेल से मिलकर बनते हैं, हाइब्रिडाइज प्लांट है, उसके अंदर कर्नल रिंकल्स को भी वर्नलाइजेशन के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस या महत्व हैं वर्नलाइजेशन के। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन की। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में और आज के लेक्चर में ये पढ़ा कि कुछ पौधों में फ्लावरिंग के लिए एक पर्टिकुलर फोटो पीरियड या दीप्ति काल में एक्सपोज होना ज़रूरी है। साथ ही साथ वर्नलाइजेशन के प्रोसेस में चिलिंग ट्रीटमेंट मीन्स बहुत कम टेम्परेचर पे पौधों को एक्सपोज होना ज़रूरी है फ्लावरिंग के लिए। तो फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो हमारे पौधों में फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। फोटोपीरियोडिज्म, इट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड। तो फोटोपीरियोडिज्म या दीप्तिकालिता क्या बात हुई कि पौधों को कितना रिलेटिवली लाइट पीरियड और डार्क पीरियड में रखा गया है, उसके प्रति जो उसका रिस्पॉन्स होता है फ्लावरिंग के रूप में उसे हम दीप्तिकालिता कहते हैं। और वर्नलाइजेशन क्या है? इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ फ्लावर बाय चिलिंग ट्रीटमेंट। इसमें पौधों को बहुत ही कम तापमान यानी कि चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। फोटोपीरियोडिज्म, द स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय मैच्योर लीव्स। इसके अंदर जो स्टिमुलस यानी कि फ्लोरिजीन बनता है वो
मैच्योर लीव्स में बनता है और बाद में ये एपिकल जो टिप है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। और यहाँ पर वर्नलाइजेशन के प्रोसेस में जो स्टिमुलस है वो एक्टिव मेरिस्टेम्स में बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं वो भी वर्नलाइजेशन के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक होना बहुत ज़रूरी है वर्नलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। Photoperiodism. It not only prepares the plant for flowering but also intimates flowering. एक पर्टिकुलर दीप्तिकालिता हमारे पौधों को न केवल फ्लावरिंग के लिए तैयार करती है बल्कि उसमें फ्लावरिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। और वर्नलाइजेशन, it itself does not induce flowering but prepares the plant for flowering. ये वर्नलाइजेशन या बसंतीकरण के प्रोसेस की जस्ट बात फ्लावरिंग नहीं होती है, बस ये तो हमारे पौधों को फ्लावरिंग के लिए तैयार करती है। फोटोपीरियडिज्म इज मीडिएटेड थ्रू फ्लोरिजीन। इसके लिए जो स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल है दैट इज फ्लोरिजीन, जबकि वर्नलाइजेशन में वर्नेलिन हार्मोन बनता है। फोटोपीरियडिज्म, द इफेक्ट ऑफ फोटोपीरियड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एक बार अगर हमने पौधे को पर्टिकुलर फोटो पीरियड या दीप्तिकाल के अंदर रखा गया है, इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है, जबकि वर्नलाइजेशन का जो इफेक्ट है, चिलिंग ट्रीटमेंट का इफेक्ट रिवर्स किया जा सकता है बाय एक्सपोजिंग द प्लांट टू हाई टेम्परेचर। मीन्स पौधे को चिलिंग ट्रीटमेंट के बाद अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, मीन्स डीवर्नलाइजेशन पॉसिबल है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। द फोटोपीरियोडिक कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लांट टू अदर थ्रू ग्राफ्टिंग। फोटो पीरियड पर्टिकुलर दीप्तिकालिता में जब हम पौधों को रखते हैं तो उसके बाद जो फ्लोरिजीन हार्मोन बनता है ये ग्राफ्टिंग के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन वर्नलाइजेशन का जो स्टिमुलस है वर्नेलिन वो नॉर्मली ग्राफ्टिंग के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पास नहीं होता है एक्सेप्ट हेनबेन। द फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस इज इंटरप्टेड बाय डार्क पीरियड। जो हमारा फोटो पीरियड का इफेक्ट था वो डार्क पीरियड के अंदर अगर ब्रेक दे दिया जाए, मीन्स डार्क पीरियड के बीच में कुछ समय के लिए अगर रेड लाइट प्रोवाइड करवा दी जाए तो जो डार्क पीरियड या फोटो पीरियड का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। द वर्नलाइजेशन स्टिमुलस मस्ट बी अप्लाइड कंटिन्यूसली, और वर्नलाइजेशन की जो स्टिमुलस है उसको भी कंटिन्यूशन में अप्लाई करना ज़रूरी है। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि फोटोपीरियडिज्म मीन्स दीप्तिकालिता और वर्नलाइजेशन मीन्स बसंतीकरण, दोनों ही हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन के बारे में। वर्नलाइजेशन क्या है, वर्नलाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है, और फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, इसके बारे में भी आज के लेक्चर में पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।